हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम 9वां चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सिलेबस के पहले 8 चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, द अर्थ, interior of the earth, distribution of ocean and continents, landform and their evolution, atmospheric composition, solar radiation, heat balance and temperature, और atmospheric circulation and weather system। तो इन सब चैप्टर्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो इसका जो 9वां चैप्टर है वाटर इन द एटमॉस्फेयर, तो इसका जो है आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो सब चैप्टर्स यहाँ पे 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आप यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट के यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इनफैक्ट जो जियोग्राफी के ऑप्शनल जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग भी काफी यहाँ से जो है मदद ले सकते हैं। अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीज आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर इन एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे जो वायुमंडल में जल रहता है, किस प्रोसेस से रहता है यहाँ पे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये चैप्टर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग डे टू डे लाइफ में महसूस करते रहते हैं, लेकिन उसी को हम लोग थोड़ा रिकलेक्ट करके यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तभी आपको जो है आप लोग डे टू डे लाइफ में जो महसूस करते रहते हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टार्ट होती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो बहुत ही यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बहुत ही टेक्निकल टर्म है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, लेकिन एकदम सिंपल सा टर्म है। यानी कि इसको सिंपल फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हैं कि वाटर साइकिल। अभी साइकिल मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक के बाद यहाँ एक चलती रहती है। अभी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहाँ पे क्या होती है कि जो यहाँ पे वाटर होती है एटमॉस्फेयर में, वो जैसे कैसा होता है, यहाँ पे जो ओशन होती है, ओशन से यहाँ पे जो पानी इवापोरेट होती है, तो इवापोरेट होने के बाद जो यहाँ पे ओशन से होती है, या फिर जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास होती है, यहाँ की जो ग्राउंड वाटर है थ्रू प्लांट से यहाँ पे इवापोरेट होती है। तो उससे क्या होती है, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस होती है इवापोरेशन, जैसे कि ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या होती है, ये जो वायुमंडल में ये पानी जो यहाँ पे इवापोरेट होके यहाँ पे जमा होती है, तो यहाँ पे थ्रू जो अगर सपोज मान लीजिए कि जो डायरेक्ट वाटर बॉडीज से यहाँ पे जो है इवापोरेट होती है, तो हम लोग इसको बोलते हैं इवापोरेशन। और जो प्लांट्स के जो पत्तों से, यानी कि लीफ, जो ग्राउंड वाटर प्लांट्स जो एब्जॉर्व कर लेते हैं, यहाँ पे खींच के लेके आते हैं, तो प्लांट के जो यहाँ पे स्टेम से हो गए, देन यहाँ पे जो लीफ से हो गए, जो पानी जो इवापोरेट होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। बहुत ही सिंपल सा एक टर्म है। तो यहाँ पे जब पानी इवापोरेट होता है तो ऊपर जाके यहाँ पे क्या करती है, कंडेंस होती है। कंडेंस होती है मतलब क्या होती है कि ये वाटर वेपर जो है, ये वाटर वेपर और भी ज्यादा घना हो जाता है, एक जगह पे फॉर्मेशन हो जाती है। तो फॉर्मेशन जब होती है, ये वाटर वेपर और भी यहाँ पे नजदीक आ जाएगी, तो क्या होगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इससे क्या होती है कि जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, तो क्लाउड्स की जब फॉर्मेशन होती है थ्रू कंडेंसेशन होती है यहाँ पे। अभी क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जब ये क्लाउड्स तो ऐसे फॉर्म हो गए, यहाँ पे आप लोग को तो ये बोलने की जरूरत नहीं कि क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं। आप लोगों ने क्लाउड्स देखा है कि नहीं, जरा आसमान में देखिए, आपको जरूर क्लाउड्स दिखेगा ही दिखेगा। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे क्लाउड्स की जब फॉर्मेशन होती है तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद जो ये क्लाउड है, ये और जो है वाटर वेपर जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ऐसे पॉइंट में इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन पॉइंट मतलब और वाटर वेपर ये क्लाउड जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो क्या होती है, यहाँ पे
प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन इन द सिंपल फॉर्म यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको रेन। रेन तो आपको पता ही होगा यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए कि पूरे यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में यहाँ पे अर्थ की जो पूरे सिस्टम में जितना मॉइस्चर है यानी कि जितना पानी है ये बैलेंस होते रहता है यानी मेंटेन होते रहता है। और इस बैलेंस को मेंटेन कौन करता है? जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि वाटर साइकिल। तो इसको एक इमेज से समझेंगे हम, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। तो देखिए ये जो है सूरज है, तो क्या होता है कि वाटर जो स्टोरेज होती है ओशन, यहां से पानी इवापोरेट होती है, जो फ्रेश वाटर होती है यहां से पानी इवापोरेट होती है, ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन जो होती है पत्तों से, यहां से वाटर इवापोरेट होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे जब ऊपर जाती है एक पॉइंट में यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन जब होती है कंडेंसेशन होती है। तो कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, एक जो सैचुरेशन पॉइंट आ जाती है यानी कि और वाटर वेपर जो है यहाँ पे ये क्लाउड जो है कंटेन नहीं कर पाती है। तो इस टाइम में क्या होता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन की शुरुआत होती है। रेन की शुरुआत जब होती है यही पानी क्या होगा, समंदर में गिरेगा, नदियों में गिरेगा, लैंडमास के ऊपर गिरेगा। अभी क्या होता है कि बहुत ठंडी जगह पे, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे ये पानी जब गिरता है, एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे इतनी ही टेम्परेचर कम है, सीधा यहाँ पर पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ स्नो गिरता है, आइस और स्नो। तो इसीलिए जो है हिमालय हो गए यहाँ पे, या फिर बहुत ही जो ठंडे एरियाज में स्नो देखने को मिल सकता है। अभी यही पानी क्या होगा, आके फिर से फ्रेश वाटर ऐसे स्टोरेज में जमा होगा, बह के आएगी यहाँ पे, बहुत सारे पानी जो है ग्राउंड वाटर में आ जाएगी। तो वही ग्राउंड वाटर से ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, और यही लीफ से जो है पानी जो है फिर से जो जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इसी तरीके से ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है कंटिन्यूअसली लाखों करोड़ों साल से चलती हुई आ रही है। तो यहां तक हम लोग का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट यहां पे आगे बढ़ते हैं, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में कितना वाटर वेपर होता है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे वाटर वेपर का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर के परसेंटेज का, लगभग 0 से लेके 4% तक होती है यहाँ पे। ऐसे पॉइंट्स भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन एन एवरेज मान सकते हैं कि 2% का जो वाटर वेपर पूरे एटमॉस्फेयर में इन एन एवरेज मौजूद होती है। अभी एक पर्टिकुलर जो क्लाइमेट में, एक एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितना है, इसको मेजरमेंट करने की भी एक इंस्ट्रूमेंट होती है। जैसे कि हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे जो है हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो वही जो है वाटर वेपर कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। तो देखिए आजकल यूपीएससी में एग्जाम्स में जो है बहुत ही स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें ट्रू या फॉल्स ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ के आपकी क्लियरिटी को चेक किया जाता है, या फिर ऐसे ऐसे पॉइंट आपको पूछे जाते हैं जो जनरली हम लोग स्किप कर देते हैं। पता चला कि आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई की, यहाँ पे कंडेंसेशन क्या है, इवापोरेशन क्या है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या है, सब कुछ यहाँ पे समझ लिया, लेकिन प्रश्न आए यहाँ पे कि भाई वाटर वेपर को जो मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है वो आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं। तो यहां पे देखिए कि वाटर वेपर को जो मेजरमेंट किया जाता है उसको हाइग्रोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। अभी एक चीज देखिए यहाँ पे, इवापोरेशन और बॉइलिंग में बेसिकली हम लोग को लगता है या पानी जो इवापोरेट होता है और पानी जो बॉयल होता है, एक चीज देखिए यहाँ पे, ये पानी जो है ये लिक्विड फॉर्मेशन में है, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे इवापोरेशन में भी क्या होता है कि ये लिक्विड से पानी जो है गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और जब आप पानी जो है गैस में बॉईल भी करें तो भी पानी क्या होगा कि गैसियस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो दोनों में डिफरेंस है। अभी इवापोरेशन में क्या होता है कि जब नदी से, सागर से पानी इवापोरेट होता है तो पानी का यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि जो भी पानी के वाटर वेपर, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सीधा जो है इमीडिएटली यहाँ पे लिक्विड से गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर होता है यहाँ पे। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम वो बोलते हैं इवापोरेशन। लेकिन जब आप पानी गर्म कर रहे हो तब भी वही सिचुएशन होता है। तो इस पॉइंट में क्या होता है कि पानी की टेम्परेचर बढ़ती है, और जब अगर प्योर पानी आपने रखा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी जो है अपनी बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसके जो बॉन्ड्स यहां पे टूट जाते हैं, और ये क्या होती है फिर से वेपर क्रिएट करती रहती है, यानी कि भाप की क्रिएट करती है। तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। इवापोरेशन में जो नदी है, समंदर है, वहां पे पानी की टेम्परेचर बढ़ती नहीं है, लेकिन जब आप पानी बॉईल कर रहे हो वहां पे टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद ही ये जो है यहाँ पे जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है।
अभी देखिए यहां पे इवापोरेशन की बात करते हैं। जब यहां पे इवापोरेशन हो रही है, कुछ कुछ यहां पे फैक्टर्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। एक यहां पे बात है जिसको बोले हैं एरिडिटी। एरिडिटी मतलब क्या है कि यहां पे क्लाइमेट कितना ड्राई है। एकदम अगर ड्राई है मतलब यहां पे क्या है कि वाटर वेपर या फिर जो हम लोग एटमॉस्फेयर की जो यहां पे बात करते थे पहले, वाटर वेपर जो है यहाँ पे एकदम ही नहीं है, तो एकदम ड्राई है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे जितना जो है गर्म होगा, तो गर्म होगा मतलब यहाँ पे क्या है कि गर्म टेम्परेचर में जो एयर मोलिकुल से काफी कम होती है। ठंडे टेम्परेचर में एयर मोलिकुल्स ज्यादा होती है, इसलिए ठंडा जो कोल्ड एयर है ये हैवी होता है, और गर्म एयर यानी कि जो वार्म एयर जो है वो पतला होता है। अभी क्या होता है कि ड्राई एयर जो हो गया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है काफी कम होगी, वहां पे जो है एयर मॉलिक्यूल्स काफी कम होगी। तो यहां पे क्या होगा, जब भी इवापोरेशन होगा तो बहुत ही क्विकली यहां पे इवापोरेशन होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं एरिडिटी। टेम्परेचर, जितना ही ज्यादा गर्म टेम्परेचर होगा यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम होगा। जितना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होगा तो एयर मॉलिक्यूल्स और भी डेंस होगी। तो जितना लाइट होगा यहाँ पे उतना ही जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे पैसेज मिलेगी यहाँ पे इवापोरेट होने के लिए। दूसरी बात है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड्स, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड्स अगर बहुत ही ज्यादा होगी तो ये वाटर वेपर क्या होगा, इसको बहा के किसी और डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो इसके बारे में भी, इवापोरेशन के बारे में भी हम और भी डिस्कस करेंगे। तो एक चीज यहाँ पे देखा गया कि जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर मतलब यहाँ पे एकदम सिंपल जो सूखा एयर, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर से वहां पे कम है, और हाई टेम्परेचर यानी कि जो एटमॉस्फेरिक जो यहाँ पे पार्टिकल्स है जो वो काफी कम होती है। तो यहाँ पे मॉइस्चर जो है ज्यादा रिटेन करती है। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देन एक चीज देखिए यहाँ पे काफी सारे टर्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी समझनी पड़ेगी। ह्यूमिडिटी, अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं ह्यूमिडिटी, लेकिन ह्यूमिडिटी है क्या? तो वाटर वेपर, याद रखिएगा इसमें वाटर नहीं, वाटर की जो वेपर है जो एयर में कितनी प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक बच्चा भी समझ लेगा इसको। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अक्सर आप लोगों ने यहां पे सुना होगा कि सपोज कोई भी क्रिकेट मैच हो रही है तो वहां पे जनरली ह्यूमिडिटी के बारे में बोला जाता है, या फिर अगर आप लोग वेदर न्यूज भी पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी ह्यूमिडिटी के बारे में बोला जाता है। तो एक चीज देखिए, 0% ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि उस एयर में एक भी वहां पे जो है वाटर वेपर का मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है। और 100% ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि वाटर वेपर से पूरा भरा पड़ा है, कंप्लीटली सैचुरेटेड है। तो उस पॉइंट में क्या होगा कि जो भी वहां पे वाटर वेपर ये कॉन्डेंस्ड होगी और क्लाउड्स या फिर फॉग की वहां पे क्रिएशन करेगी। तो इसीलिए अगर आप हिल स्टेशन में जाएंगे, शिलोंग, मसूरी ऐसे जगह पे जाएंगे तो वहां पे क्लाउड्स या जो फॉग आपको जो नॉर्मल ही दिखा देगा, क्योंकि वहां पे क्या होती है कि इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी है कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन या फॉग्स की फॉर्मेशन होती रहती है, यानी कि वहां पे और वाटर वेपर जो है कंटेन करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, कंप्लीटली एयर जो है ये सैचुरेटेड हो चुकी है। तीसरा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये रिलेटेड है आपके सैचुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो एक चीज देखिए यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कि यहां पे परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इसकी फुल कैपेसिटी में, यानी कि ये जो है एक एरिया है यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में है, यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे मॉइस्चर जो है जो वाटर वेपर जो है यहाँ पे जमा है। अभी सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वाटर वेपर जितना जमा है और इसकी कैपेसिटी क्या है। अगर यहाँ पे ये जो है बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर वेपर की रिटेन करने की जो कैपेसिटी ये कम होगी। जितना ज्यादा गर्म होगा तो उतना ही यहाँ पे कैपेसिटी करने की जो पॉसिबिलिटी है ये बढ़ जाएगी। तो एट द टेम्परेचर जहां पे ह्यूमिडिटी यहां पे सबसे ज्यादा वाटर वेपर को कंसिडर यहां पे रिटेन कर सकते हैं तो उसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अभी देखिए यहां पे वार्म एयर जो है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन द कोल्ड एयर। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे वार्म एयर में यहाँ पे क्या होगा कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसकी डेंसिटी काफी कम होगी, तो वाटर वेपर को खाली जगह मिलेगी जमा होने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोल्ड एयर जो है उसमें एयर डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे मॉइस्चर जो है काफी कम जगह मिलेगी वहां पे मॉइस्चर को जमा होने के लिए। तो इसीलिए वार्म एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कोल्ड एयर से ज्यादा होती है। अभी यहाँ पे देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है यहाँ पे कितनी कैपेसिटी में यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा वाटर वेपर जमा रखा जा सकता है।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ओशन के ऊपर सबसे ज्यादा होती है और जो लैंड मास यानी कि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कम होती है। सेम यहां पे जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर ये ओशन के ऊपर ज्यादा रहता है, क्योंकि ओशन के ऊपर डायरेक्टली जो पानी इवापोरेट होता है, लेकिन लैंड मास के ऊपर पानी कम होता है, इवापोरेशन वहां पे कम होता है। तो यहां पे इतना तक हो गया। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन मतलब क्या है कि यहां पे जो है वाटर वेपर जब वाटर में ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि मान लीजिए कि ये वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर यहां पे जमा है, तो कंडेंस होने के टाइम में क्या होता है कि ये और कंडेंस होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये और भी यहाँ पे साथ आ जाती है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो क्या होगा इसमें, ये अपनी हीट यहाँ पे रिलीज करेगी, तो ये जो है वाटर वेपर यहाँ पे जो है कंडेंस होकर जो है वाटर की फॉर्म ले लेती है, यानी कि गैसियस से यहाँ पे लिक्विड की फॉर्मेशन ले लेती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ पे अगर बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो वाटर वेपर जो है यहाँ पे इमीडिएटली बहुत ही कम टेम्परेचर में यहाँ पे गैसियस स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट तक पहुंच जाती है। अभी एक चीज देखिए कि गैसियस स्टेट से यहाँ पे हीट को अगर हम लोगों ने खींच लिया, तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ले लेगी। लिक्विड से हम लोगों ने हीट को खींच लिया, तो ये सॉलिड फॉर्म में ले लेती है। एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप जो है पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी जो है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में जब पहुंचने के बाद पानी जो है वेपर क्रिएट करती है। फिर उस वेपर को जो है, अगर वही वेपर जो है आपने यहाँ पे ठंडा कर दिया, तो डेफिनेट ठंडा नहीं, अगर रख नॉर्मल टेम्परेचर में रख भी दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वाटर का शेप ले लेती है। तो कभी भी सपोज आप लोगों ने मान लीजिए कि यहाँ पे जो है फ्रिज से सपोज कुछ एक बोतल निकाला, तो काफी ठंडा है, थोड़ा देर रखने के बाद साथ में यहाँ पे पास में बोतल के यहाँ पे साइड में आपको जो है पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है जब गर्म हो जाता है यहाँ पे सॉलिड से जो है यहाँ पे जो जमा होती थी वो एक ड्रॉपलेट का शेप ले लेती है यहाँ पे। फिर उसी अगर हम लोग जो है जो गैस को जब हम लोग और भी ठंडा करेंगे, तो ये लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं, लिक्विड को और भी ठंडा करेंगे तो सॉलिड का फॉर्म में लेते हैं। इतना तो हम लोग ने स्कूल में पढ़ के आए हुए हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में यहाँ पे गैस जो है कंडेंसेशन प्रोसेस से ही गैसियस स्टेट से जो वाटर वेपर सीधा सॉलिड प्रोसेस पॉइंट में आ जाती है। तो क्या होता है कि उस टाइम में यहाँ पे रेन नहीं होती है, स्नोफॉल होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो देखिए, एक कंडेंसेशन में क्या होती है, गैसियस फॉर्म से सीधा लिक्विड फॉर्म में आती है, और सब्लिमेशन से क्या होती है कि गैसियस फॉर्म से सीधा वाटर वेपर सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन कर लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कपड़ा है, आपने उस कपड़े को ऐसे एक राउंड करके एक बॉल का शेप दे दिया। अभी क्या क्या, एक स्पून से आपने वहां पे एक स्पून पानी डाला। ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे जो कपड़ा है ये कपड़ा पानी को एब्जॉर्व कर लेगी। आपने एक और स्पून डाला, ऐसे करते करते आपने कुछ स्पून यहाँ पे डाले, मान लीजिए कि 5 स्पून 10 स्पून यहाँ पे पानी डालने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये कपड़े में जो पानी है ये एब्जॉर्ब कर लिया है उसने, तो उसके बाद यहाँ पे कपड़ा और पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे कपड़े से पानी रिलीज होना स्टार्ट कर देगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप इमेजिन कर लीजिए इसको। तो क्या होगा, जिस पॉइंट में ये कपड़ा और पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उसको हम बोल सकते हैं उस कपड़े का सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट और भी पानी यहां पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। अभी ये कपड़े को आप समझ लीजिए कि एयर है, और ये जो हम लोग ने पानी डाला स्पून से ये जो है वाटर वेपर। अभी एयर में क्या होता है कि वाटर वेपर जो है यहाँ पे कंटेन करने की क्षमता अलग अलग होती है। जितना ज्यादा यहाँ पे ठंडा एयर होगा उसकी जो यहाँ पे जो वाटर वेपर को रिटेन करने की क्षमता कम होगी, जितना ज्यादा यहाँ पे गर्म होगी उसकी वाटर वेपर को रिटेन करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी मेन बात किया है कि यहाँ पे जो एयर जो है एक पॉइंट में एक पॉइंट के बाद जो है अब डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, अपना यहाँ पे जो वाटर वेपर की एब्जॉर्व करने की जो क्षमता है ये लॉस्ट हो जाती है, यानी कि और वाटर वेपर कंटेन नहीं कर सकती है। तो जिस टेम्परेचर में ये जो है सिचुएशन यानी कि सैचुरेशन की सिचुएशन आती है उस टेम्परेचर को बोलता है ड्यू पॉइंट। अभी ड्यू पॉइंट जो है जितना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, यानी कि जो टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर में ड्यू पॉइंट जो है
कम होगी, जितना ही ज्यादा गर्म होगी यहाँ पे ड्यू पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। तो इसको आप रिवर्सली भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ग्रेजुअली एक जगह पे दिन के टाइम में जो है वाटर वेपर जो है यहाँ पे जमा होती जा रही है, लेकिन ग्रेजुअली जब यहाँ पे सर्दियों के टाइम में रात होती है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो है ड्यू फॉर्मेशन दिखता है। यहाँ पे यानी कि आगे एटमॉस्फेयर में पानी की जो वाटर वेपर की कंटेन करने की क्षमता जो है ग्रेजुअली सर्दियों में जब रात होने लगती है दिन के बाद यहाँ पे ठंडा होने लगता है, तो ठंडा होने की वजह से यहाँ पे ड्यू पॉइंट नीचे आ जाती है। तो क्या होता है कि और जो है वाटर वेपर जमा नहीं करते हैं, तो ड्यू की फॉर्मेशन होती है, और यही ड्यू जो है हम लोग ग्रास ड्रॉपलेट में देखते रहते हैं। तो ड्यू पॉइंट कब फॉर्म होता है? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, यानी कि इससे ज्यादा ये वाटर वेपर जमा नहीं कर सकती है, सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया है। तो अगर आप लोगों ने कभी ना कभी क्रिकेट फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको सुना होगा कि जो डे नाइट मैचेस होते हैं, ड्यू के बारे में बहुत बात किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि मैच स्टार्ट हो गया है दोपहर के 2 बजे से, पहला इनिंग्स खत्म हो गया, मान लीजिए कि 5:30 बजे पहला इनिंग्स खत्म हो गया, फिर जब दूसरा इनिंग्स स्टार्ट होता है लगभग 6:15 से स्टार्ट होता है, तो 8 बजे तक क्या होता है आप लोग को सुनने को मिलता होगा ड्यू की फॉर्मेशन हो रही है, स्पेशली जो सर्दियों के दौरान। तो क्या होता है कि उस टाइम में दिन में टेम्परेचर ज्यादा था, तो वहां पे क्या होता है कि ड्यू पॉइंट की जो यहाँ पे जो टेम्परेचर यानी कि जो वाटर वेपर की जो कंटेन करने की जो क्षमता ये काफी ज्यादा होती थी। ग्रेजुअली टेम्परेचर जब कम होते चली गई, यहाँ पे ड्यू पॉइंट जो है यहाँ पे नीचे आ गया, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है उसकी जो वाटर वेपर की कंटेन करने की जो क्षमता है ये और भी कम होती गई यहाँ पे। तो क्या हो गया, जो ग्रास ड्रॉपलेट होते हैं यहाँ पे ऐसे पानी के ड्यूज आपको देखने को मिलते हैं। तो नॉट ओनली ग्रास ड्रॉपलेट, यहाँ पे अगर आप लोगों ने सपोज मान लीजिए कि कार भी रखी हुई है सर्दी के दौरान, अगर रात के टाइम में आपको देखा गया उस कार के ऊपर जो है आपको ड्यू देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से ड्यू की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो बेसिक एग्जाम्पल से अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे का जो टेक्निकल पॉइंट हम लोग को समझ में की आ जाएगा, तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस पार्ट में आज इतना ही। जो भी बुक्स मैंने रेफर किए हैं, तो देखिए यहाँ पे जो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी की फिजिकल ज्योग्राफी, बेझिझक इसको आप जो है पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। और जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से ही शुरू करेंगे। जीसी लियों की बुक भी काफी अच्छी है, बहुत सारे चैप्टर्स को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा के रखा हुआ है। और अगर अभी देखिए कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी और भी इंटरेस्टिंग तरीके से जाननी है, काफी चैप्टर्स जो है फिजिकल ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी में बहुत ही छोटे कंसाइज फॉर्म में लिखा है, लेकिन उसको अगर डिटेल में जानना है आपको, स्पेशली फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो सविंदर सिंह की बुक है ये आप फॉलो करिएगा। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्रिस्पली सब कुछ लिखा गया है। या फिर जो जीएस पेपर 1 जो है मनोहर पांडे की, सब सब्जेक्ट्स आपको जो है एक ही बुक में यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गई, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंटल साइंस, देन जनरल साइंस, सब कुछ आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। एक बहुत ही बड़ा मेमट साइज का ये बुक है। इन सब के बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसकी कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। तो इन सारे बुक्स को डेफिनेटली आपको सभी बुक्स नहीं पढ़नी है, सिलेक्टिवली यहाँ पे पढ़नी है, स्मार्टली। और जो नोट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों को काफी सपोर्ट करेगी। तो आप इन बुक्स को जो है ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगी और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 2 में हम लोगों ने इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने हैं। उसके बाद जब हम लोग क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन डिस्कस करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आपका सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।